वही हुआ है जिसका डर था। फ़खर जमान हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। उसको रिप्लेस किसने किया इस चीज़ पे तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कल एक बहुत बड़ा दिन था, लेकिन न्यूजीलैंड वाली हार के बाद वो बहुत बुरा हो गया। लेकिन आज उससे भी बुरा हो गया क्योंकि पाकिस्तान टीम का वो प्लेयर जिस पे पूरी टीम डिपेंड कर रही थी, स्पेशली बड़े टारगेट्स के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमें ये चेज़ करवाएगा, या हम अगर पहले टोटल सेट कर रहे हैं इवन पाकिस्तान की बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर या दुबई में भी इंडिया के अगेंस्ट, तो फ़खर जमान के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़खर जमान के साथ हुआ क्या है और उसके बाद हमने रिएक्ट उस पर कैसे किया एज अ टीम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप कल से अगर एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी सुने तो फ़खर जमान जो बैटिंग में नंबर 4 पे आए हैं, मोहम्मद हफीज़ ने तो ये भी कह दिया कि सबसे पहले तो उस बंदे को चैंपियंस ट्रॉफी दे दो ना जिसने इसको 4 पे भेजा है। भाई आपको पता है बंदे की बैक उड़ गई है ड्यूरिंग फील्डिंग और आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और आपने 2 बंदे उससे पहले बैटिंग पे भेज दिए। बाबर आजम जो है वो क्रीज के ऊपर खड़े हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसा बंदा भेजो जो उनके साथ रनिंग बिटवीन द विकेट तो अच्छी करे। मिडल ओवर्स चल रहे हैं। खैर फ़खर जमान आए 4 पे और एक दफ़ा फिर वो गिरे और उनके साथ जो हुआ उसके बाद अब मतलब लाइक हफीज़ भी यही कह रहे थे कि अगर वो बैटिंग पे ना आता तो मे भी कुछ चांस था कि वो इंडिया के अगेंस्ट खेलते, लेकिन अब तो आपने बिल्कुल ही बंदे को रूल आउट ही कर दिया। तो अब रिप्लेसमेंट में आया इमामुल हक। मतलब ऑलरेडी 1 महीने से बात हो रही थी कि इमामुल हक शुड बी इन दिस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, क्योंकि उनका इन कंडीशंस में पाकिस्तान एंड यूएई में बैटर रिकॉर्ड है। इवन अगर आप उसको फ़खर के साथ भी कंपेयर करो तो पाकिस्तान में उनकी एवरेज ऑलरेडी फ़खर से ज़्यादा है वनडेज में, और उसके साथ उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 90 का है पाकिस्तान में, और फ़खर जमान का 91 और 92 का है। सो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब मसला यहाँ पे है ना कि इमामुल हक के साथ ओपन कौन करेगा। 1 महीने से तो ये चल रहा था कि फ़खर के साथ ओपन कौन करेगा, और अब आगे कि इमाम के साथ ओपन कौन करेगा। लेकिन ये मसले तो पाकिस्तान टीम के चलते ही रहेंगे, क्योंकि हम वो टीम है जिनके पास 5 ओपनर्स हैं T20s में, और वनडे में एक भी ओपनर नहीं है। एक होता है तो दूसरा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें हमारी हमेशा से चलती आ रही हैं, हम अनप्रिडिक्टेबल भी रहते हैं। लेकिन अभी जो दुबई वाला मैच है उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। इमाम को रिप्लेसमेंट तो लाए हैं, लेकिन मैच 2 ही बचे हैं, एक इंडिया के अगेंस्ट यूएई में और एक पाकिस्तान का रावलपिंडी में अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अब देखना यह है कि इमामुल हक क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस टीम के अंदर, क्योंकि अगर यूएई में वनडे के रिकॉर्ड्स देखें तो बाबर आजम के बाद पाकिस्तानी करंट प्लेयर्स में से इमामुल हक की एवरेज ज़्यादा है। 48 की एवरेज है उनमें उनकी यूएई में वनडे के फॉर्मेट में। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम करंट जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी देखें, डोमेस्टिक में इमामुल हक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवन ये जो वार्म अप मैच है इस चैंपियंस ट्रॉफी का, कराची में इमामुल हक ने एक मैच खेला है, उसमें उन्होंने 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ 90 आउट रन किए हैं, और वो रन आउट हुए थे और आउट भी नहीं हुए थे। सो इवन इमामुल हक जब क्रिकविक की पॉडकास्ट में आए थे तो भी उन्होंने मेंशन किया था कि मुझे अच्छी तरह पता है मैं ड्रॉप क्यों हुआ हूँ, और ये जो स्ट्राइक रेट के मसले और बातें चल रही हैं तो उन्होंने कहा मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और वो नज़र भी आया डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पे। तो होपफुली इमामुल हक जो है वो अच्छा परफॉर्म करें, एंड आई होप कि पाकिस्तान के बाकी बैटर्स भी जो कल इंटेंट दिखाया प्लीज़ वो ना दिखाएं, थोड़ा इंटेंट दिखाएं और फाइटिंग स्पिरिट नज़र आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फ़खर जमान आउट हो गया तो हम तो चैंपियंस ट्रॉफी से ही आउट हो गए। जैसे कल फ़खर इंजर्ड हुआ है तो हमें लगा यार ये 321 तो चेज़ ही नहीं होगा। सो होपफुली पाकिस्तान टीम की बैटिंग भी परफॉर्म करेगी, बॉलिंग भी करेगी, और इमामुल हक के आने से कोई फ़ायदा भी ज़रूर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।